आप जब चाहें आप इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एफडी कर रहे हैं, तो एफडी अगर कर रहे हैं और कहीं आपको ज़रूरत पड़ है, तो अगर आप 4 साल का एफडी कर रहे हैं, तो क्या आप 2 साल बाद उसको रिडीम कर सकते हैं? आप बताइए, कर सकते हैं? कर सकते हैं? और कोई आप, लेकिन करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सपोज अगर आप 8% का एफडी अगर किए हुए हैं 3 साल के लिए, तो अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत अगर पड़ जाती है 1.5 साल में, तो आप रिटर्न अगर उनको लेते हैं तो आप देखेंगे उस पर 8% नहीं मिलेगा। पहला बात है, उस पर 1.5% जिस दिन आप विड्रॉ कर रहे हैं वो मिलेगा, वो या जब आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो, उसमें देखा जाएगा कि 1.5 साल की अवधि में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जो मिनिमम होगा वो मिलेगा, और कुछ बैंक का पेनल इंटरेस्ट होगा वो वहाँ से कटेगा। मतलब अगर आप सरकारी बैंक में हैं तो 1% कट जाएगा, प्राइवेट बैंक नॉर्मली 0.5% पेनल इंटरेस्ट लगाता है, तो वो है। लेकिन अगर आप ये म्यूचुअल फंड वाले रूट में जाते हैं और रात को 12 बजे अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ऐप आप डाउनलोड कर लिए हैं, यूजुअली 2-3 एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब सारे म्यूचुअल फंड का 2 एग्रीगेटर ही, एक है कैम्स, एक है काली, एक ही इसको बुलाया। आप उसका ऐप रखे हुए हैं, सारा म्यूचुअल फंड आपको उसमें डेली बेसिस पर दिखेगा, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, सब कुछ दिखेगा। रात को 12 बजे अगर आप देख रहे हैं कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा अप्रिशिएट किया है और मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, और अगर आप रिडीम करते हैं तो पहले तो था 3 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा विदाउट एनी लॉस, और अभी है मोटा मोटी 48 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब ये कि आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं, और आप अपने हिसाब से उसको रिडीम कर सकते हैं। केवल आप रिडीम नहीं कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड अगर अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमारा जैसा आदमी जो डेली देखते रहता है या 4 दिन में एक बार देखते रहता है, वो क्या करता है, एक फंड से उठा के दूसरे फंड में डाल देता है। ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये दुकान ज़्यादा पैसा लगता है, वो दुकान कम लगता है, दुकान मैं यहाँ से उठा के वहाँ कर देता, कुछ नहीं कर पाता। आई नीड नॉट गो एनीवेयर और रीशफलिंग और चार्जिंग को इन्वेस्ट। आप अपने घर में बैठ के आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में बैठ के कर सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत हाई है। उसके बाद ग्रोथ की वैल्यू, ओवर द टाइम मैंने बताया कि वैल्यू अप्रिशिएट करता है। मत अभी आप तो देखते होंगे, कोई रील्स वगैरह भी देखते होंगे, आप कैसा देखिए, क्या है रील्स या कोई भी पोस्टर फेसबुक पे आपके सामने वैसे ही आता है जैसा आप आदमी कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है आप सर्च करें। जब आप रिस्क 4 बार गूगल को पूछेंगे या एआई को पूछेंगे, आपके फेसबुक में ही रिस्क से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ आता है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने का तरीका जो बोला जाता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब एक इन्वेस्टमेंट का रूल जो है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। रिस्क लेने का क्षमता कम है और किसको रिस्क लेने का क्षमता ज़्यादा है, इसको रिस्क लेने का क्षमता मीडियम में डाला जाता है। और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है, उस रिटर्न को प्रो रेटा बेसिस पर, प्रो रेटा मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उस हिसाब से आपको रिटर्न वापस किया जाएगा। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसी समय पूछ लिया जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने आपका पूरा होमवर्क किया जाएगा। अगर जो भी एडवाइजर आपके पास अगर अप्रोच करे या आप किसी को दूसरे के पास अप्रोच करता है, आजकल बहुत ऐसे एडवाइजर है उनके साथ इसमें डालती है, इसमें पैसा रखते हैं। तब आप अगर आप यहाँ से निकल के जाएंगे, वैसा कोई एडवाइजर अगर आपके सामने आएगा तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन उसके लिए बन जाएगा। फिर वो ये नहीं बोलेंगे इसमें डालिए, आप क्या बोलेंगे कि इसमें रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न क्या है, वो नहीं पता होगा, वो नहीं पता। आपको जानकारी है तभी आप क्वेश्चन करेंगे, जानकारी नहीं होगा तो वो बोलेगा जो आप ऐसा काम करेंगे। तो आपके रिस्क एप्टाइट को देखकर, आपके एज को देखकर, आपके गोल्स को देखकर, सारा कुछ को देखकर आपको एक फंड सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरीज है फंड का ना, वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है, और वो इसलिए रखा गया है कि हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को एक म्यूचुअल फंड का टाइप फिट बैठे, सूट करे। जैसा कि 60 साल वाले को भी सूट करे, 25 साल वाले को सूट करे और 80 साल वाले को भी सूट करे। इसलिए अलग अलग कैटेगरी में म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया है। जैसे कि एक सबसे बड़ा होता है जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले पाता, तो म्यूचुअल फंड विच इज कॉल्ड एज डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है, टिपिकल जो रिटर्न जनरेट होता है दैट इज अराउंड 67%। सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है डेट फंड। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो रूल बताया था 100 - एज वाला रूल हर किसी को अप्लाई नहीं होता। कैसे नहीं होता है मैं बताता हूँ। सपोज अगर किसी व्यक्ति का एज 70 साल, मैंने ऐसा भी देखा है, अगर आप उनको सजेस्ट करेंगे ना कि यू कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड, तो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा कितना रिटर्न, 5 साल का, बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो आप कितना रिटर्न चाहते हैं, तो बोलेगा 25%। तो आप नॉर्मल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का एडवाइजर है तो आप बोलेंगे कि आपको इक्विटी में करना है, तो वो इक्विटी के लिए तैयार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो ऑब्लिगेशन है अपना फैमिली का, वो ऑलमोस्ट मीट हो जाता है, और उसका जो पेंशन आता है वो काफ़ी सरप्लस में जाता है। सरप्लस में जाता है मतलब वो उसका जो
डे टू डे का उसका जो एक्सपेंस है उसको वो सपोज 1.5 लाख रुपया कोई पेंशन पा रहा है, ऐसा भी बहुत लोग 1.5 लाख रुपया पेंशन पा रहा है, हस्बैंड वाइफ पूरा भी रह रहा है, उसका महीने का खर्च 20 से 25 हज़ार, तो जैसे कि 80,000 रुपया अगर बचा रहा है तो वो इक्विटी फंड के लिए ओपन हो जाएगा, और जब इक्विटी फंड के लिए ओपन होगा तो ऑब्वियस है कि वो 25% रिटर्न भी जनरेट करेगा, और 25% अगर रिटर्न जनरेट करेगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा, 10% कोई जनरेट करता है तो क्या होगा, हाँ जी क्या कर पाए, बोलिए, तो 5% अगर जनरेट एक्स्ट्रा करता है तो 20% उसके घर में आएगा, तो 20% अगर घर में आएगा तो वो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर ड्रॉ कर पाएगा, और उसमें उसको अच्छा पैसा दे पाएगा। एक सबको जानता है एक होता है, देखिए ये एक आता है वो पैसे को ला सकता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है, रेगुलेटेड है, एंटिटी से भी रेगुलेट होता है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक भी पेपर में साइन करने का जरूरत नहीं है, आपका जो OTP जनरेट होता है वो आपका सिग्नेचर का काम करता है। इवन अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग को अलग अलग OTP जाएगा, तो 2 लोग जब अपना OTP डालेंगे तो उसका वो सिग्नेचर के बराबर का वो काम करता है, तो वो है ठीक है। लो कॉस्ट है, आपको अगर डायरेक्ट आप अगर यहाँ से अगर आपको नॉलेज मिल जाता है और अगर आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी चौकिया को मिडिल मैन को किसी तरह का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो कमीशन अगर नहीं देना पड़ेगा तो क्या होगा, 100 रुपया का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 100 ही रुपया होगा, और अगर किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको पहले ही देख के लगेगा मैं तो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, यहाँ तो 97 दिखा रहा है, तो 3 रुपया क्या होगा, तो 3 रुपया उसी इंटरमीडिएटरी को चलाएगा, जो बीच के लोग हैं उनको चलाएगा। लेकिन आपको जानकारी होगा तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पॉन्सर होगा, उसके बाद मैं बताया ट्रस्टी होगा, उसके बाद होगा एक कस्टोडियन होगा। कस्टोडियन क्या करता है, उस फंड को कस्टडी रखता है, वो फंड जहाँ भी जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है विदाउट कस्टोडियन का अप्रूवल कोई भी AMC बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, और AMC कनेक्टेड होता है रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट 2 है, मैंने बताया था, एक RB है और दूसरा बताया था CAMS। तो ये लोग म्यूचुअल फंड का 2 ही एजेंसी है जो फंड का रजिस्ट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट को वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको डे टू डे बेसिस पर देखिए ऑपरेशंस का काम 72 लाख जो पैसे को करता है वो इधर से उधर अगर आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लगाता है आपको, लेकिन उसका पूरा एक पाई चार्ट भेजता है, पूरा इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन का डिटेल आपके मेल में आएगा, ताकि आप ये नहीं बोले मेरा पैसा कहाँ लगा, तो आपको पूरा जानकारी वो देता है। तो वैसे को बोला जाता है एक्टिव फंड्स, जो एक्टिवली मैनेज्ड। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ फंड होता है, इनकम फंड होता है और हाइब्रिड फंड होता है। ग्रोथ फंड में क्या होता है कि आप अगर 1 लाख रुपया डाल देते हैं तो आप एक समय के लिए रख दिए, सपोज 2 साल के लिए रख दिए, और बीच में आप कोई डिमांड नहीं करते, उसको बोला जाता है ग्रोथ फंड। तो जो भी उसका इनकम होगा आपके फंड में एक्यूमुलेट होते रहेगा। मतलब एक तो 2 तरह से फंड बढ़ रहा है, एक तो बाई डिफॉल्ट बढ़ता है, मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे होता है, तो 1 लाख जो है वो 1,20,000 हुआ, लेकिन उसमें से कुछ पीरियडिकल इनकम भी जनरेट होता है, वो भी अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो दूसरे के मुकाबले अगर कोई आदमी होगा जो बोलेगा कि नहीं एक काम करो मुझे हर एक महीना जो डिविडेंड बनता है वो दे दो, तो जैसा जैसा वो जनरेट करेगा इनकम आपको उसके अनुसार डिविडेंड दे देगा और आप उस डिविडेंड को लेकर आते रहिए। लेकिन आपका 1 लाख ऐसा नहीं है कि 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो आप जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर करेगा तो 1 लाख लेके ही आपको कुछ रहना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका 1 लाख नहीं रहेगा, 1,20,000। बट अगेन अगर वो वाला क्लॉज देखा जाए तो 1 लाख करीब 80,000 की हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होता है ना, मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसा मार्केट कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में कोई भी करता है या आप लोग किसी को सजेस्ट करते हैं तो अगर आप उसको बोले कि मिनिमम 3 इयर्स का टाइम होरिजन रखना चाहिए तो कभी नुकसान उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं होगा। ही विल नेवर लूज हिज मनी इफ द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 इयर्स। और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा रूल है SIP में। SIP मतलब हम हर एक महीना कुछ पैसा डालते। आपको किसी को आइडिया है SIP करना लम सम इन्वेस्टमेंट से बेटर क्यों होता है? कोई बता पाएगा क्यों होता है भाई? वो तो पता देगा, लेकिन मैं हाँ आप ही किसी बोलते हैं एकदम नीचे कभी किसी कारण से क्रैश करेगा तो आपको 100 यूनिट 10,000 रुपया में केवल 100 यूनिट नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? हो सकता है 150 मिल जाए, हो सकता है 140 मिल जाए। तो सपोज ऐसे मार्केट ना साइक्लिक वे में बिहेव करता है, ऊपर नीचे आप देखते होंगे कभी लाल कभी ग्रीन होता है। तो जब लाल हो रहा है तो आपको उसका नंबर ऑफ यूनिट्स जो अलॉट होगा ना वो ज़्यादा होगा। तो आप मान के चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप मंथली अगर 2,000 रुपया का SIP करते हैं और 20 साल तक करते हैं तो आप करोड़ों पैसा जमा करते हैं। इसीलिए एवरेज आउट, ऐसे एवरेज आउट होता है। हर एक मंथ किसी महीना में आपको
कम यूनिट मिल रहा है, लेकिन जिस मंथ में मार्केट बहुत नीचे जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा यूनिट मिल रहा है। लेकिन जब 3 साल बाद आप जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अपना पैसा लेने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी सबसे पहले यूनिट देखेगा, आपके पास एक्यूमुलेटेड यूनिट कितना है और उसका एनएवी क्या है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में उसको बोला जाता है प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, और उसको मल्टीप्लाई करेगा आपके यूनिट से, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो जो एसआईपी करने वाला है, जाहिर सा बात है कि उसके पास नंबर ऑफ यूनिट उसी फंड का बहुत ज़्यादा होगा उस व्यक्ति की तुलना में जो एक साथ 1 लाख रुपया डाल दिया, जो 10-10 हज़ार करके डाल दिया। इसीलिए एसआईपी करना ये है। उसके बाद इनकम फंड होता है, जब बताया कि डिविडेंड अगर आप लेने का कर रहे हैं उसको इनकम फंड बनाता है। उसके बाद हाइब्रिड फंड होता है कि कुछ पोर्शन हम रख दे रहे हैं और कुछ पोर्शन हमको दे, एक डिविडेंड का पोर्शन दे दो और जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको वापस मेरे फंड में इन्वेस्ट करें, वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग रिस्क कैपिटल के हिसाब से होता है कि जैसे मैं बोला था कि कम एज का बंदा इन्वेस्ट करना तो शेयर्स में करना, इक्विटी फंड ये लोग क्या करते हैं 85% आपका इन्वेस्टमेंट सीधे उठा के इक्विटी में डालते हैं। लेकिन अगर वही अगर कोई बुरा आदमी होगा और उसके बेटे को शादी करना होगा वो उतना रिस्क नहीं ले पाएगा, वो बोलेगा हमको डेट फंड में कुछ हमको डेट फंड दे। डेट फंड में क्या होगा, इक्विटी का प्रोपोर्शन जो होगा वो बहुत नीचे चला जाएगा, तो तकरीबन 40% और भी कम हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 90% डेट में इन्वेस्टेड रहेगा और 90% जो रिटर्न आपका आएगा वो 5-6% का रिस्क आएगा। केवल 10% का जो पोर्शन है वो आपको 20% 30%, तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ज़्यादा वो रिटर्न देगा, लेकिन 15% नहीं दे पाए। ठीक है, उसके बाद होता है आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या करता है, वो ना फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है। वो आज इन्वेस्ट करता है ये एंटिसिपेशन में कि कल उसका प्राइस उस शेयर का बढ़ेगा। ठीक है, वो स्पेकुलेशन करता है, तो मार्केट स्पेकुलेशन पर बेस्ड होकर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हाइब्रिड फंड होता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, सब कोई न्यूज़ तो पढ़े होंगे, अडानी का कैपिटल का इरोजन हुआ बड़ा अमाउंट अडानी ग्रुप का, कौन जानता है, वो कोई न्यूज़ जानता है, कोई सुना कितना कौन का भी याद नहीं है, कितना लॉस हुआ था, 9 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, मतलब 9 ट्रिलियन का नुकसान उसका हुआ। क्यों हुआ था पता है? हाँ, पर एक कंपनी, उसका काम जैसे किसी का काम दूध बेचना होता है, किसी का काम तेल बेचना होता है, उसका काम ही क्या है ना, दे आर नोन एज शॉर्ट सेलर्स। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर क्या करता है कि मतलब सपोज एक कोई कंपनी का शेयर है, वो आज खरीद लिया, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज का नियम है। आज किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, 1000 यूनिट खरीद लिया और उसको डिलीवरी स्टॉक एक्सचेंज को देना रहेगा, कब देना रहेगा, तकरीबन 20 या 25 दिन बाद। तो 20-25 दिन बाद वो डिलीवरी देगा। उसके पास शेयर है ही नहीं, उसके पास शेयर ही नहीं, लेकिन वो बेच दिए, शॉर्ट सेल किया, 1000 यूनिट शेयर बेच दिया। उस कंपनी का शेयर का डिलीवरी 21 दिन बाद देना है। इस दौरान वो क्या करेगा, वो जैसे उन्होंने बताया, वो हिंडनबर्ग जैसा कंपनी क्या करता है, रिसर्च करता है। तो रिसर्च अडानी का परिचय रिसर्च किया और अडानी का उतना कितना लाखों करोड़ों का शेयर वो किसी को बेच दिया। रिसर्च करके उसका प्राइस को नीचे गिराएगा, इस दिन के अंदर उतना शेयर तो उसको देना है। तो मान के चलो कि जो 1400 रुपया का शेयर है वो 400 रुपया का होगा, कितना गिराया, तो 400 लाख करोड़, कम बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो 9 लाख करोड़ रुपया गिरा। तो अडानी का एक्चुअली 1400 आ गया, तो जो लाखों करोड़ों का शेयर नंबर जो हो, आप सोचो उसका कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके लिए वो ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम किया, वो उसका नुस्ख को निकाला ताकि उसका मार्केट रेपुटेशन खराब हो और उसका प्राइस नीचे आए, और जब नीचे आए तो वो परचेज करे। तो उस तरह का भी जो फंड होता है उसको हाइब्रिड फंड बोला जाता है, जो स्पेकुलेशन का काम होता है। तो ये रिसर्च कोई अडानी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उस कंपनी का नाम ही है कि हिंडनबर्ग, वो एक आपको याद होगा कोई ट्रक मेकर था ना, ट्रक मेकर था कोई बड़ा, उसके साथ भी यही खेल किया था। और वो लाखों करोड़ों, मतलब यहाँ अगर अडानी का 9 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है तो यू कैन इमेजिन कि उसको कितना लाख करोड़ का फायदा हुआ है ना। तब नुकसान मतलब फायदा क्या बोला, अपने दायरे में ले लिया। हाँ ठीक है, तो इस तरह से स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ जो होता है वो हाइब्रिड फंड है। अब क्या लिक्विड फंड, लिक्विड फंड क्या होता है ना, दीज आर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, मतलब ये ओवरनाइट भी हो सकता है। अभी कोई कंपनी, जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल का साइकिल बहुत क्लोज होता है और बहुत बड़ा अमाउंट होता है,
वो क्या करता है, सपोज क्या, और वो कुछ हज़ार करोड़ का स्टॉक सेल करता है, लेकिन उसको कल या परसों पैसा लगेगा, तो वो तो शेयर मार्केट में लगाएगा नहीं, वो क्या करेगा, फंड में लगाएगा, ताकि 48 घंटे में उसका रिटर्न जनरेट उसके पास आए। तो ऐसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के फंड्स को लिक्विड फंड बोला है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट के आधार पर हो गया। उसके बाद मैंने इसको भी बताया लिक्विड फंड क्या होता है, ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है भाई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिस फंड का ट्रेडिंग फ्री ट्रेडिंग हो सकता है और जो एक्सचेंज के ऊपर नीचे होने के फिलोसॉफी पर कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस इसके बारे में किया था कि उसका रिस्क पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद ELSS होता है, इक्विटी लिंक सेविंग्स प्लान, वो वही होता है जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट को टैक्स पर्पस के लिए किया जाता है, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 85% इक्विटी मार्केट में होना चाहिए और 3 साल का लॉक इन भी होता है। 3 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हो, उसके पहले आप पैसा को नहीं छू सकते। ठीक है, उसके बाद ओवरसीज फंड होता है। अब कितने बड़े बड़े लोग हैं ना, हम लोग ओवरसीज मार्केट को देखते हैं। अब ओवरसीज मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, कौन कंपनी कैसा कर रहा है, उसका जानकारी रखते हैं और उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो डायरेक्टली अगर वो